स्वागत है आप सभी का 11 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात कुशीनगर की करते हैं। तो कुशीनगर में हादसा हुआ है, अनियंत्रित होकर स्कूली वैन पलट गई है। एक मासूम की मौत भी इसमें हुई है और इस वैन में कई बच्चे सवार थे जो घायल बताए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी की थी ये स्कूली वैन। फिलहाल स्थानीय लोगों ने बच्चों को वैन से निकाला है। घर से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी ये वैन। खड्डा थाना क्षेत्र के सारंग छपरा के पास ये हादसा हुआ है। तो एक स्कूली वैन की दुर्घटना में कई बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। एक बच्चे की मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। अशोक इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, किस तरह से हुई ये दुर्घटना? जी बिल्कुल, आज सुबह की ये घटना है जब स्कूली वैन थी जो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है खड्डा में स्थित है, उसकी गाड़ी थी और वो बच्चों को घर से लेकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक नहर की पटरी पड़ती है, सारंग छपरा गांव है, उसके किनारे अनियंत्रित हो गई बस ये वैन, उसके बाद पलट गई है। सबसे खास बात यह कहा जा सकता है कि गनीमत यह रही कि वैन जो पलटी वो दूसरे साइड पलटी। अगर नहर की दूसरी साइड में जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, इस घटना में जो 11 वर्ष की प्रतिभा केशरी है, जो मासूम बच्ची है, उसकी मौत भी हो गई है और इसमें कई बच्चे घायल हुए। स्थानीय लोग इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे और उन लोगों ने जो वैन में बच्चे फंसे थे उनको बाहर निकाला और उनको जो तात्कालिक इलाज देना होता था, जो प्राथमिक इलाज के लिए जो स्थानीय एक प्राइवेट अस्पताल था वहां ले गए। हालांकि कुछ गंभीर चोटें नहीं आई है बच्चों को, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना कही जा सकती थी। अगर ये नहर में पलटती तो ये बड़ी घटना हो सकती थी। तो कुल मिलाकर अभी तक जो सामने आई है बात, उसमें ये बताया जा रहा है कि काफी तेज चल रही थी वैन, जिसके ड्राइवर नियंत्रण नहीं कर सका वैन को, जिसके बाद ये घटना हुई। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अक्सर इस तरह की घटना आती है कि स्कूली वैन, खासतौर पर कहा जाता है कि जब आप स्कूली वैन में बच्चों को बिठाकर लेकर जाते हैं तो एहतियात के साथ वैन को चलाया जाए। लेकिन यहाँ पर भी कहा यह जा रहा है कि बहुत तेज थी, गति बहुत तेज थी इस वैन की, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर ये पलटी है। एक बच्चे की मौत और तमाम बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। और बलिया के गढ़वार ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में बच्चों के ठेला खिंचवाने का मामला सामने आया है। इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से बोरों से लदा ठेला बच्चे खींच रहे हैं। बच्चों का आरोप है कि स्कूल में तैनात शिक्षक आलोक यादव ने बच्चों से मिड डे मील का अनाज खिंचवाकर स्कूल लाने के लिए बोला था और इस बात को स्कूल टीचर ने माना। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ मदद के लिए लाए गए थे वो। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चे मदद के लिए नहीं गए थे, बल्कि बच्चों से ठेला खींचकर लाने के लिए बोला गया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी स्कूलों के हालात है। जहां बच्चे पढ़ने गए थे वहां उनसे ठेला खिंचवाया जा रहा है। कहाँ से आ रहे हो बेटा? कहाँ ले जा रहे हो ये? उस प्राथमिक विद्यालय चौरी। कौन बोला था आपसे ले जाने के लिए? आलोक सर। आलोक सर क्या बोले थे? धीरे धीरे लाना, धीरे धीरे लाने के लिए बोल रहे थे। कितना पढ़ते कितने में पढ़ते हो अभी आप? 6 में पढ़ते हैं। और बाई चांस मैं खुद एक सहयोगी के साथ ला रहा था, बच्चे कुछ हमारे साथ गए थे मदद के लिए। जी, लेकिन सर आप रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दिए और बच्चे ही ला रहे थे वहाँ से। जी सर, मैं जस्ट आगे ही आया हूँ। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित श्रीवास्तव बलिया से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जिन नौनिहालों को पढ़ाई करनी चाहिए थे उनसे ठेला खिंचवाया जा रहा है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जी नीलू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये घटना ऐसा कोई बलिया का पहला नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं होती रही है प्राथमिक विद्यालयों में बलिया के। इसके पहले भी बर्तन मचवाने की घटना हुई और इसके पहले भी और कई तरह से बच्चों से श्रम कराया गया और ये ऐसी पहली घटना नहीं है। और इस घटना में मैं आपको बता दूं कि गढ़वार शिक्षा क्षेत्र गढ़वार की चौरी प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहाँ पे एक ही विद्यालय में शिक्षक तैनात है जो कि प्रधानाचार्य के पद पे हैं और प्रभारी प्रधानाचार्य के तो पद अमित, पे हैं। इस पर शिक्षक कुछ कह रहे हैं, मजदूरों को भी बुलवाया जा सकता था। ये जो अनाज की बोरियां हैं उनको उनसे भी वहां पर पहुंचवाया जा सकता था। बच्चों को भेजने की क्या जरूरत थी, कुछ कह रहे शिक्षक? जी, वो जैसा कि प्रभारी प्रधानाचार्य का कहना है कि बच्चे कोई लेबर नहीं उपलब्ध था, मैं खुद गया था और सहयोग में बच्चे लग गए। और बच्चों का आरोप है कि टीचर ने खुद हमसे बोरे ढुलवाया। 1 किलोमीटर लंबा ये दूरी था और बड़ी मुश्किल से बच्चों ने हाथ से कांपते हुए लगभग
5-6 बोरों को, लगभग 5-6 कुंटल बोरों को 5-6 बच्चों ने ठेले पर खींच के और विद्यालय पहुंचाया, जो कि बड़ी शर्मनाक घटना है। और इस पूरे मामले में जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका फोन नहीं उठा जी, उनका फोन कभी नहीं उठा, उनका फोन अर्जली पास रहता है। और ने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल, जब भी इस तरह की बात आती है कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है और मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम समझ सकते हैं सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ क्या होता है। पढ़ाई की जगह पर उनसे बर्तन बनवाए जाते हैं, इस तरह से थैलियां उठवाई जाती हैं और ये एक नहीं कई बार निकलकर सामने आया। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, यहां पर सीएम योगी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। थोड़ी देर में प्रदेश के अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होने वाली है जिसमें जिला अधिकारी और कप्तानों से वो सवाल जवाब करेंगे। प्रदेश के सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा होगी। विकास योजनाओं पर सीएम योगी की इन अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। तो थोड़ी देर में यह बैठक होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, कहां तक पहुंची, इसकी समीक्षा होगी। थोड़ी देर में प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक होंगे जिसमें जिलाधिकारी और कप्तान से सवाल जवाब होंगे। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी, विकास कार्य किस तरह से चल रहा है उस पर समीक्षा होगी। और लगातार सीएम योगी यही कहते आए हैं कि जो भी कार्य अगर शासन की तरफ से दिए जाते हैं, सबसे बड़ी बात है योजनाएं तो तमाम लागू की जाती हैं, लेकिन वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए अब इसी की समीक्षा के लिए सीएम योगी थोड़ी देर में एक बैठक लेने वाले हैं जिसमें कानून व्यवस्था, विकास किस तरह से प्रदेश में हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, सरकारी योजना है उस पर किस तरह से काम हो रहा है, उसको लेकर जिला अधिकारी और कप्तानों के साथ थोड़ी देर में सीएम की बैठक होने वाली है। सीएम योगी की बैठक है। सीएम योगी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखाई दिए हैं। इसके अलावा जहां भी भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया, सीएम ने त्वरित गति से उस पर कार्रवाई की है और अब उसी को लेकर सीएम थोड़ी देर में एक बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। थोड़ी देर में प्रदेश के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है जिसमें जिला अधिकारी और कप्तान जो भी सवाल सीएम की तरफ से होंगे कि कहां किस तरह से कानून व्यवस्था हो और योजना हो, विकास योजना है किस तरह से आगे बढ़ी है, उस पर वो सवालों का जवाब देंगे। अजीत इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत, सीएम की कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी? और जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार को लेकर या विकास की योजनाओं को लेकर हमेशा से बहुत संजीदा रहे हैं सीएम योगी, कितनी अहम ये बैठक? देखिए, बिल्कुल ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि 3 बैठकें हैं लगातार। पहली बैठक स्वास्थ्य विभाग की है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आरोग्य मेला लग रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश के जितने मुख्य अधिकारी हैं, जो डीजी स्वास्थ्य हैं, वो मौजूद रहेंगे। और जो दूसरी बैठक होगी 7 बजे से 8 बजे तक शाम को मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी अधिकारी मौजूद होंगे। जो उनके प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद होंगे, सचिव कुल सचिव मौजूद होंगे। और लखनऊ एलयू में जो पेपर लीक हुआ था जिसकी एसटीएफ ने जाँच की थी, उसकी रिपोर्ट भी आज मुख्यमंत्री ने तलब की है, उस पर भी चर्चा होगी, यानी आज कार्रवाई भी कर सकते हैं सीएम। इसके साथ जो तीसरी अहम और महत्वपूर्ण बैठक है वो कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं को लेकर है। वो 8 से 9 बजे तक है। शाम को मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। इसमें पूरे प्रदेश भर के जिलाधिकारी होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे, डीजीपी होंगे, प्रमुख सचिव गृह यहां से जुड़ेंगे। और मुख्यमंत्री ने कल भी जब बैठक की थी, जब फर्रुखाबाद के बच्चों को बुलाया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि समन्वय जरूरी है, तालमेल जरूरी है। जनता से बेहतर समन्वय होगा तो हमारी विकास योजनाओं को 4 चांद लगेंगे। हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें आपको सहयोग मिलेगा। जिस तरह फर्रुखाबाद में पब्लिक ने पुलिस का सहयोग किया था और आरोपी सुभाष बाथम मारा गया था और 23 बच्चे सुरक्षित निकले थे, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं। नकल होती है परीक्षाओं में, उसको कैसे रोका जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री सवाल जवाब करेंगे कि क्या तैयारी है, किस तरह से योजनाएं चल रही हैं। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश के कई बड़े विभागों के यानी कहा जाए अजीत कि आज पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा, मौजूद रहेंगे, सबके पेंच कसने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा। और उसके पहले भी मुख्यमंत्री ने कई विभागों को बुलाया है, उनकी जो रिपोर्ट है वो लेते हैं, समीक्षा बैठक लेते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि खुद सीएम ने कमाल संभाल रखी है और खुद एक एक चीज खुद देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लिहाजा अफसर उन्हें गुमराह भी नहीं कर पाते। तो उनके पास जो आता है वो तैयारी करके जाता है। और जब जब से बात आई है सामने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तब से जिले के अफसरों के हाथ पांव फूल गए और अपनी तैयारी में जुटे हैं। तो देखना होगा कि जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री इन अफसरों से किस तरह से बात करते हैं
और जो लापरवाह अफसर होंगे उनके खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि बिल्कुल, तो आज बैठकों का दौर पूरे दिन जारी रहेगा। कानून व्यवस्था, विकास योजना, स्वास्थ्य, जिससे कि आम लोग जुड़े हुए हैं, उस पर आज सवाल जवाब इन अधिकारियों से सीएम की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी देने के लिए। और उत्तर प्रदेश डिफेंस एक्सपो का आज चौथा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा उपयोग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक भी करने वाले हैं। साथ ही वो प्रदर्शनी का निरीक्षण भी करेंगे। आम जनता के लिए भी प्रदर्शनी आज से खुल जाएगी। और लखनऊ से राजीव सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में आयोजित किए जा रहे एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2020 का आज चौथा दिन है, जिसमें अब से कुछ देर बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और इस दौरान देश दुनिया के विभिन्न हथियार निर्माता कंपनियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ राजनाथ सिंह इस दौरान रक्षा उत्पादन से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। और चौथे दिन डिफेंस एक्सपो के आज विदाई समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, वैलिडिक्टरी फंक्शन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सबसे खास बात यह है कि आज 8 और 9 फरवरी को डिफेंस एक्सपो के दरवाजे आम लोगों के लिए भी खोल दिए गए हैं, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग इस डिफेंस एक्सपो में सुबह होते ही पहुंच गए हैं और हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचकर देश दुनिया के उन तमाम हथियारों को देखते नजर आ रहे हैं जिनको अब तक वो सिर्फ टीवी पर ही देखते थे। और यही कारण है कि आज इस डिफेंस एक्सपो के चौथे दिन जो लाइव डेमो दिखाया जाता है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और इंडियन नेवी के जाबाजों द्वारा सैन्य कार्रवाई का प्रदर्शन किया जाता है, उसको वृंदावन में 2 बार दिखाया जाएगा। ये लाइव डेमो 12 बजे से 12:45 के साथ ही साथ 2:30 से भी दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही इस डिफेंस एक्सपो में पहुंच गए हैं। और लोग इस डिफेंस एक्सपो के दौरान जो हथियार लगे हैं उनको देखते हुए खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और लखनऊ में चल रहे हथियारों के मेले में एक से बढ़कर एक घातक हथियार है। ऐसे हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन को मौत की नींद सुला सकते हैं। कौन कौन से वो हथियार और कैसे करते हैं काम, दिखाते हैं आपको। अमेठी की असॉल्ट से आतंक का अंत। अचूक निशाना, मुश्किल है दुश्मन का बच पाना। देख ले पाकिस्तान, हिंदुस्तान का दम। लखनऊ में चल रहे सबसे बड़े हथियारों के मेले में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगी है, जो पलक झपकते ही देश के दुश्मनों को मौत की नींद सुला सकते हैं। हथियारों के इस मेले में AK-203 असॉल्ट राइफल सबका ध्यान खींच रही है। हम आपको बताते हैं इस घातक हथियार की खासियत क्या है। AK-203 राइफल को जानिए। एक राइफल की कीमत $1000 है। 1 मिनट में दागी जा सकेंगी 600 गोलियां। कुल वजन 4 किलोग्राम। AK-47 की तरह ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेरिएंट। 400 मीटर की दूरी पर अचूक निशाना। इंसास की अपेक्षा ज्यादा हल्की है AK-203। AK-203 राइफल AK-47 सीरीज का एडवांस वर्जन है। मैगजीन में 30 गोलियां आएंगी। 400 मीटर के दायरे पर 100% वार करेगी। इंसास राइफल की अपेक्षा हल्की और छोटी है। किसी भी मौसम में जाम नहीं होगी। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने AK-203 का जायजा लिया है। डिफेंस एक्सपो 2020 में लगाई गई या वही AK-203 राइफल असॉल्ट राइफल्स है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है। इस राइफल को AK-47 का विकल्प बताया जा रहा है, या यूँ कहे कि कई मायनों में इसे उससे भी बेहतर बताया जा रहा है। अगर इस राइफल की क्षमता की बात करें तो इस राइफल का जो कैलिबर है वो करीब 762 x 39 का है, और अगर साइटिंग रेंज की बात करें तो ये 800 मीटर तक मार कर सकती है। वहीं सबसे बड़ी खासियत इसका वजन है, जो कि काफ़ी हल्का है। 3 किलो 800 ग्राम की ये राइफल है, और फायरिंग रेट जो है वो 700 है।
मजल वेलोसिटी की बात करें तो वो 715 है और इसकी मैगजीन में 30 राउंड आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में ये राइफल भारतीय सेना के जवानों के हाथों में नजर आएगी और यही कारण है कि अगले 10 सालों में अमेठी में 7,50,000 AK-203 राइफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम इस राइफल को, जो कि आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे दमदार असॉल्ट राइफल में से एक बताई जाती है, वो आने वाले दिनों में भारतीय सेना के जवानों के हाथों में देख सकते हैं या जो स्पेशल फोर्स है उनके हाथों में देख सकते हैं। ये इसी राइफल के जरिए जो इंसास राइफल्स हैं जो काफ़ी वेटेड भी हैं उनको बदला जाएगा। रूस के सहयोग से असॉल्ट राइफल अमेठी में बनाई जा रही है, यानी अब अमेठी की असॉल्ट से होगा आतंक का अंत। अब सीमा पर पाकिस्तान के मंसूबों का सर्वनाश करेगी ये AK-203 राइफल। राजीव सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौन कहता है कि नाम में क्या रखा है? अगर नाम में कुछ ना रखा होता तो शायद सरकारें नाम बदलने का काम नहीं करती। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। फैजाबाद और इलाहाबाद के बाद योगी सरकार एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी में है। चर्चा है कि अब बस्ती जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर जिला प्रशासन ने विचार करने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। अगर नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बस्ती जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर रखने का ऐलान किया था। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। इससे पहले योगी सरकार मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर चुकी है, जबकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक से महिलाओं की फोटो लेकर उन्हें मॉर्फ कर अश्लील फोटो में तब्दील कर दिया करता था। फिर उन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं के परिजनों से पैसे ऐंठता था। पुलिस गिरफ्त में खड़ा मनोज त्यागी भले ही यहाँ अपनी नजरें झुकाए खड़ा है, लेकिन जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बड़े ही शातिराना अंदाज में फेसबुक से महिलाओं की फोटो लेकर उन्हें मॉर्फ करके अश्लील फोटो में बदल दिया करता था। अगर आप महिला हैं और फेसबुक चलाते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हां, गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने मनोज त्यागी नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि महिलाओं से पहले दोस्ती करता था फेसबुक के माध्यम से और उसके बाद उनकी फोटो को मॉर्फ करने के बाद अश्लील फोटो में तब्दील कर दिया करता था। इसके अलावा मनोज त्यागी नाम का शख्स उन लोगों के ही परिवार वालों को फोन करके उनसे इस एवज में पैसे ऐंठता था। पुलिस ने इसके पास से 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिनमें न जाने कितनी महिलाओं की अश्लील तस्वीरें हैं। गाजियाबाद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फेसबुक से महिलाओं की और लड़कियों की, नाबालिग लड़कियां जिसमें शामिल हैं, उनकी फोटो डाउनलोड करता था और पोर्नोग्राफिक साइट से अलग फोटो डाउनलोड करता था और इसमें जो फेसबुक से फोटो जेन्युइन फोटो डाउनलोड की हैं, इनके चेहरे को क्रॉप करके उन पे ये मॉर्फ कर देता था। फिर इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। ये उन फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं और उनके परिजनों से पैसों की डिमांड करता था। उसके बाद उन महिलाओं के रिलेटिव्स के ये मोबाइल नंबर पता कर लेता था। कुछ फेसबुक से मिल जाते थे और कुछ मोहल्ले से मिल जाते थे या कुछ डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाते थे। उनको व्हाट्सएप के एक डिफरेंट मोबाइल फोन जिसमें अलग फेक आईडी से जिसने सिम ले रखा है, उससे ये एक्सटॉर्शन करता था। पैसों की डिमांड करता था कि फला पैसे आप दे दो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दी जाएगी पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी अपने किए पर अब पछतावा कर रहा है। रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन किया? 100 नंबर कैसे इकट्ठे कर लिया आपने? फेसबुक वगैरह से। जल्द पैसा कमाने की चाहत में इसने जो तरीका अपनाया उससे कई घर बर्बाद हो सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि एक पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और इस शातिर को धर दबोचा। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद।
रुद्रप्रयाग में कल शाम हुई बर्फबारी से जहां पहाड़ों की सुंदरता पर एक बार फिर से चार चांद लग गए, वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत लेकर आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं को घास पत्ती के लिए जंगल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़कों में बर्फ पड़ने से बड़ी फिसलन से गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग अपने गांव में ही कैद होकर रह गए हैं। कल शाम को जब बर्फ गिरी है, उसके बाद रात को मौसम साफ होने के कारण उसमें पाला गिर गया है। पाला गिरने के बाद चारों तरफ सड़कें जो है बंद है, कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को रास्ते बंद है, कहीं आने जाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि हम मतलब घर में है तो घर ही में कैद है। तो किस तरह से एक बार फिर से बर्फबारी हुई है रुद्रप्रयाग और उसके आसपास के इलाकों में, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लोग रोजमर्रा के कामकाज को नहीं निपटा पाते हैं और ये बर्फ जब जमनी शुरू होती है तो फिर जो गाड़ियां हैं वो निकल नहीं पाती रास्तों पर, फिसलन इतनी ज्यादा हो जाती है। और इस बार अगर बात की जाए इस ठंड की तो जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है पहाड़ों पर। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।